सालों तक आर्कटिक बर्फ से ढका हुआ तन्हा और पुरसुकून इलाका था, मगर अब दुनिया के सबसे सर्द इलाका गर्म हो रहा है। इसका टेम्परेचर दुनिया के मुकाबले में 3 गुना तेजी से बढ़ रहा है। बर्फ तेजी से पिघल रही है और उसके नीचे छुपा है खजाना, ऑयल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स। मेल्टिंग आइस के साथ नए शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं, नए फिशिंग ग्राउंड समुद्र से निकल रहे हैं और ये नए रास्ते दुनिया की ट्रेड डायनामिक्स को बदल देंगे। रशिया कह रहा है कि नॉर्दर्न सी राउट उसका है। These restrictions cannot stop us from this process from exploring the Arctic. जबकि बाकी मुल्क इसको इंटरनेशनल वाटर समझते हैं। चाइना खुद को नियर आर्टिक स्टेट कह के आर्टिक स्टेट में घुसना चाहता है। China is geographically a near Arctic state. और अमेरिका खुद को आर्टिक नेशन कहता है। The United States is an Arctic nation. हर बड़ी कुव्वत इस खजाने पर नजर लगाए बैठी है। सवाल ये है, आर्कटिक है किसका? और ये आर्कटिक वर्ल्ड वॉर का बाइस बन सकता है, जहां अमेरिका, चाइना, रशिया हर कोई लड़ेगा। एक वक्त था जब आर्कटिक में सिर्फ रिसर्च की जाती थी। मोज़ाइक मिशन दुनिया का सबसे बड़ा आर्कटिक रिसर्च प्रोजेक्ट था। रशिया, अमेरिका, जर्मनी, नॉर्वे, 20 मुल्कों के साइंटिस्ट ने मिलकर आर्कटिक की हवा, बर्फ और ओशियंस पर रिसर्च की। ये तमाम मुल्कों ने प्रूव किया कि क्लाइमेट चेंज के लिए इंसान मिलकर काम कर सकते हैं। मगर जैसे ही बात इकोनॉमिक इंटरेस्ट की आई, हर मुल्क दूसरे से लड़ने लगा। अब हर बड़ी कुव्वत आर्कटिक पे ज्यादा से ज्यादा कब्जा करना चाहती है। लेकिन आर्कटिक पे किस मुल्क का हक है? बेसिकली आर्कटिक पे 6 मुल्क अपना क्लेम कर सकते हैं। पहला है रशिया। सबसे ज्यादा आर्कटिक कोस्टलाइन रशिया के पास है, आधी से भी ज्यादा। उसके बाद है अमेरिका, जिसकी स्टेट अलास्का आर्कटिक के साथ लगती है। फिर है ग्रीनलैंड, कनाडा, आइसलैंड और नॉर्वे। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि हर आर्कटिक नेशन अपनी कोस्ट से 200 न्यूटिकल माइल्स तक रिसोर्सेज पर हक रख सकती है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ कहते हैं। मतलब अपने बॉर्डर से 200 न्यूटिकल माइल्स दूर तक के मुल्क समुद्र में मौजूद मछलियां और बाकी रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। लेकिन 200 माइल्स के बाद का आर्कटिक, जैसे नॉर्थ पोल, ऑफिशियली कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड माना जाता है। यानी ये जमीन किसी एक मुल्क की नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की अमानत है। रशिया के अलावा सारे मुल्क, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, सब नेटो का हिस्सा है। सो बेसिकली यहाँ 2 बड़ी पार्टीज आर्कटिक के लिए लड़ रही हैं, रशिया और नेटो। और यही वजह है कि रशिया ने वहां मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी। आर्कटिक में अब बात सिर्फ क्लाइमेट चेंज की नहीं रही, बल्कि पैसे की, ऑयल और गैस का पैसा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कितने पैसे, तो सिर्फ रशिया के सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरिया ग्रेट आर्कटिक नेचर रिजर्व में जो ऑयल प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका नाम है वोस्टॉक ऑयल। वहाँ रशिया का प्लान है कि वो 6 बिलियन टन का क्रूड ऑयल और 2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, मरीन टर्मिनल्स बन रहे हैं और 800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जा रही है। सब कुछ इस एजम्पशन पे कि क्लाइमेट चेंज के साथ जैसे ही आर्कटिक की बर्फ मेल्ट होगी, ऑयल को नॉर्दर्न सी रूट से एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। लेकिन ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है। रशिया की यूक्रेन पर चढ़ाई ने वोस्टॉक ऑयल प्रोजेक्ट को बुरी तरह झटका दिया। वेस्टर्न कंपनीज ने इन्वेस्टर हटाए, ऑयल और गैस टेक्नोलॉजी का एक्सेस ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट स्केल डाउन होता जा रहा था। लेकिन अब सीन में एंट्री होती है चाइना की। चाइना आर्कटिक में सिर्फ दोस्ती दिखाने नहीं, रिसोर्सेज निकालने आया। चाइना के इकोनॉमिक मॉडल की बेस है हैवी इंडस्ट्री, जिसको चाहिए होता है एनर्जी, ऑयल, गैस और रेयर मिनरल्स। और आर्कटिक अब चाइना के लिए एक नया ट्रेजर मैप बन चुका है। चाइना आर्कटिक में अपनी पोजीशन बनाने के लिए रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है, ताकि आर्कटिक की जमीन से निकलने वाले रिसोर्सेज से फायदा चाइना खुद भी उठा सके। लेकिन चाइना की प्लानिंग आर्कटिक तक लिमिटेड नहीं, ये सब कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, जिसे अब आर्कटिक में पोलर सिल्क रोड कहा जा रहा है, जहां पोर्ट्स, रेलवेज और हाईवेज बनाए जा रहे हैं, ताकि चाइना का माल दुनिया भर में तेजी से पहुंच सके। इस दौरान कुछ आर्कटिक कंट्रीज ने ऑयल और गैस डेवलपमेंट को स्लो या स्टॉप कर दिया। कनाडा ने मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में ऑफशोर ड्रिलिंग बंद कर दी। ग्रीनलैंड ने 2021 में ऑयल एक्सप्लोरेशन पे बैन लगा दिया। यूएस ने अलास्का के प्रोटेक्टेड एरियाज में लीजेस देना बंद कर दिया। आर्कटिक के अंदर जो रिसोर्सेज छुपे हैं, वो सबके लिए टेम्पटेशन बन चुके हैं। एक ओल्ड रिपोर्ट, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2009, आर्कटिक को दुनिया का एक मेजर एनर्जी रिजर्वायर डिक्लेयर करती है। 13% दुनिया का अनडिस्कवर्ड ऑयल और 30% नेचुरल गैस आर्कटिक के नीचे। लेकिन याद रखें, ये सब एक एस्टिमेट्स हैं, कोई फैक्ट्स नहीं, अनसर्टेन और अनवेरिफाइड। लेकिन अगर ये क्लेम्स वेरीफाई हो गए, तो आर्कटिक बन सकता है 21st सेंचुरी का एनर्जी बैटलफील्ड। और इस बैटलफील्ड्स में प्लेयर्स हैं रशिया, चाइना वर्सेस नेटो। लेकिन आर्कटिक की ये सब मेगा प्लान्स, ऑयल, गैस, पाइपलाइंस और पोर्ट्स, एक और चीज को डायरेक्टली थ्रेट कर रहे हैं, वहाँ के असली रहायशियों को। करीबन 5 लाख आर्कटिक के लोग, जिनका गुजारा, कल्चर और जिंदगी का तरीका नेचर पर डिपेंड करता है, उनके लिए ये सब कुछ एक बर्बादी का पैगाम बन गया। उनकी इकोनॉमी और ट्रेडिशन सिर्फ बर्फ या ठंड से नहीं, बल्कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस से जुड़े हुए।
लेकिन ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन से निकलने वाला टॉक्सिक केमिकल्स आर्कटिक के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं। ये जहरीले मादे जो प्लैंकटन और पौधों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा आर्कटिक क्रिएचर कोपोपॉड जो एक फैट रिच एनिमल है और वो आर्कटिक की फूड चेन की बेस है। और ठंड में फैट मतलब जिंदगी। अगर कोपोपॉड ब्रीड ना करे तो वो फैट फिश, बर्ड्स, सील्स, वेल्स, पोलर बियर्स और आखिर में इंसानों तक नहीं पहुंचेगा। और समुद्र में ऑयल की छोटी सी क्वांटिटी भी कोपोपॉड के एग्स के हैच होने के प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी पूरी फूड चेन टूट सकती है। 2013 से 2019 तक आर्कटिक में मेरीन ट्रैफिक में 25% इजाफा हुआ है। ज्यादा शिप्स, ज्यादा वाटर डिस्चार्ज, ज्यादा ऑयल पोल्यूशन और ज्यादा अंडर वाटर नॉइज। ये नॉइज वाइल्ड लाइफ के लिए साइलेंट किलर बन चुकी है। ना वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना ही हंट और ना ही नेविगेट। ज्यादातर शिप्स आर्कटिक में हैवी फ्यूल यूज करती हैं, जिसे अंटार्कटिका में बैन कर दिया गया था, लेकिन आर्कटिक में अभी भी अलाउड है। और जब ये फ्यूल ठंडे पानियों में गिरता है तो ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता, बल्कि और ज्यादा थिक हो जाता है। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया भी इसे इजीली खत्म नहीं कर पाते, यानी आर्कटिक में अगर ऑयल स्पिल हो जाए तो क्लीन अप नामुमकिन है। आर्कटिक के लिए काउंसिल बनाई गई थी, द आर्कटिक काउंसिल। इसका मिशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रमोट करना। काउंसिल ने कई रिकमेंडेशंस दी हैं। शिपिंग रूट्स को इस तरह डिफाइन किया जाए कि कोस्टल कम्युनिटीज और मरीन लाइफ पर असर कम हो। ब्लैक कार्बन पॉल्यूशन को कम करने के लिए फॉसिल फ्यूल ट्रांसपोर्ट से निकलकर क्लीनर एनर्जी सोर्सेज यूज किए जाए। एग्जिस्टिंग मरीन प्रोटेक्शन एरियाज को जोड़ा जाए और नए बनाए जाए, और ये सब लोकल लोगों के साथ मिलकर किया जाए। लेकिन एक मसला है, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस हैं, लॉ नहीं। कौन सी स्टेट कितना अमल करेगी ये उन पर डिपेंड करता है। फिर आई रशिया यूक्रेन वॉर, जिसने आर्कटिक काउंसिल के काम को सीरियसली डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन बाकी आर्कटिक नेशंस रशिया के बगैर मिलकर कंटिन्यू कर रही हैं। एक सक्सेस स्टोरी ये रही सेंट्रल आर्कटिक ओशियन फिशिंग मॉनिटरिंग। 2021 में यूएस, रशिया, चाइना, यूरोप और कई मुल्कों ने साइन किया। एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट था जिसमें डिसाइड किया गया कि आर्कटिक ओशियन में कमर्शियल फिशिंग स्टार्ट होने से पहले उसे बैन कर दिया जाए। लेकिन ऐसी कोई बाइंडिंग ट्रीटी अभी तक ऑयल और गैस डीलिंग के खिलाफ नहीं बनी। लेकिन सवाल ये है कि इंसानियत आर्कटिक को एक साइंटिफिक सेंचुरी बनाएगी जहाँ क्लाइमेट को प्रोटेक्ट किया जाए, या फिर बर्फ से ढका हुआ इलाका जो बन जाएगा अगली जंग का बैटलफील्ड, जहाँ हर बड़ी कुव्वत सिर्फ एक चीज के लिए लड़ती नजर आएगी, रिसोर्सेज, पावर और लैंड। अब देखना यह है दुनिया आर्कटिक को प्रोटेक्ट करती है या नहीं, और क्या इस नेटो वर्सेस रशिया चाइना में कोई और मुल्क आएगा? क्या सब इस मसले को अंटार्कटिका वाले मसले की तरह बैठ के हल कर पाएंगे? चलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।